नमस्कार, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मिसाल को आत्मसात किया है हमारे खास मेहमान जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम है विनोद सिंह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से अपनी यात्रा की शुरुआत की और आज सफलता के इस मुकाम को उन्होंने छुआ है। उन्हीं से बात करेंगे कि कैसे उनकी जर्नी की शुरुआत हुई, क्या क्या संघर्ष उन्होंने आज तक इस दौरान देखे हैं और कैसे इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है। सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूं विनोद जी आपका जी मीडिया पर, और हम आपसे बातचीत करेंगे, हर एक पहलुओं को समझेंगे। लेकिन 250 करोड़ का टर्नओवर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर इंग्लैंड तक पहुंचने का सफर कैसा रहा? कंसीरस जो आपकी कंपनी है उसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद दीपिका जी यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार टू ऑल योर व्यूअर्स। तो सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा रहा और कहते हैं ना रोमांचक रहा। मुश्किल भी रही, रोमांचक भी रही। तो जैसा आपने बताया, एक छोटे से गांव से निकला तो सबसे पहला जो कड़ा मुकाम मेरे लिए ये था कि एक जुर्रत करना, एक औकात दिखाना कि मैं एक सपना देख सकूं कि इस छोटे से गांव से मुझे निकलना है। वो देखा मैंने। उसके बाद फिर पढ़ाई करने का वो था, बहुत सारी नीचे ऊंचे हुआ मेरे ज़िंदगी में। पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ से कुछ करा, उसको पार किया, उसको फिर जॉब ढूंढना था, जॉब ढूंढा। जॉब ढूंढने के बाद फिर ये था कि नहीं और पैसे कमाना है मेरे को, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली, अपने आप को ही नहीं, मेरी फैमिली को ऊपर उठाना है, अपने उनको गरीबी रेखा से जहाँ पे वो हैं। वहाँ से निकला, करते करते बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, आपके अमेजन में या गूगल में भी मैं जाने वाला था। उससे पहले फिर मैंने सोचा कि मैं कंसीरस बनाऊंगा। तो कंसीरस जो कंपनी है मैंने इसलिए बनाया था कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है, बड़े बड़े प्लेन का जहाँ इंश्योरेंस होता है या आपको बड़ी बड़ी शिप्स का होता है, बड़ी बिल्डिंग का होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे उनके चैलेंजेस थे कि बहुत लेबर इंटेंसिव काम था। तो आप इमेजिन करो जैसे एयर इंडिया है अपना, उनके पास 3000 प्लेन है। वो किसी इंश्योरेंस का वो कहना कि भैया मुझे इंश्योरेंस चाहिए। अब वो इंश्योरेंस कंपनी को एयर इंडिया के 3000 प्लेन के एक एक प्लेन के बारे में जानकारी जुटानी है, ये देखना है कि कितना रिस्क ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। वो सब में हफ्तों का टाइम लग जाता था, हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लग जाता था और बहुत ही कॉस्टली भी होता था इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी। तो हमने एक ये लिया, एक कंपनी बनाई जिसमें हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब का यूज करके ऐसा किया कि वो जो काम 2 हफ्ते का होता है और 20 लोग लगते हैं, उसको लगभग 20 मिनट या 30 मिनट में कर दें। और जो है उसकी वजह से प्रीमियम भी कम हुआ और इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा हुआ। तो ये मेरा मेन जो है कंसीरस का जो मोटो है, ये है कि पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज करके आपको एक बेहतर और एफिशिएंट प्रोसेस देना। अब मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को पीछे की कहानी के बारे में मालूम पड़े। ग्लोबल सैस कंपनी बनाने तक के इस सफर में आपको क्या लगा कि सबसे निर्णायक कौन से वो पल रहे हैं, कौन से वो लोग रहे हैं जिन्होंने इस पूरी भूमिका एक अदा की है उन्होंने? जी, तो उसमें सबसे बड़ा भूमिका तो मैं अपने पिताजी को बोलूँगा, क्योंकि सबसे पहला जब मैंने सपना देखा कि मेरे को कुछ आगे बढ़ना है तो उनका सपोर्ट चाहिए था, चाहे वो स्टडी हो चाहे कुछ में। तो सबसे पहला निर्णायक पल तो वो रहा जहाँ पे जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को मतलब आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना है। वो उसके बाद मुझे अपना किसी तरह से सब्जी बेच के या कैसे भी करके अपना जो ग्रेजुएशन पूरा करना कंप्यूटर साइंस में, वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करा। वो बड़ा निर्णायक पल रहा मेरे लिए। जैसे ही मैंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया और रिसेशन आ गया मार्केट में, तो कोई जॉब ही नहीं थी। मैंने कहा क्या करें, तो वहां पे मैंने एक पहला अटेम्प्ट मारा कि मैं एक अपनी कंपनी चलाता हूँ। होटल मैनेजमेंट के लिए करने की कोशिश करी, फेल हो गया बहुत बुरी तरह, क्योंकि अनुभव नहीं था कुछ भी, तो जॉब भी नहीं था, तो करा मैंने। तो वो भी एक बहुत ही निर्णायक पल रहा मेरे लिए। मैंने जल्दी ही चख लिया उसका जो ना कड़वा स्वाद कि एक बिजनेस बनाने के लिए कितना कड़वापन होता है, वो बड़ा रहा। फिर मेरा जो ब्रेक हुआ सबसे ज्यादा ये कि मेरे नोएडा में ही अपने एक कंपनी थी आईटी की, लंदन की कंपनी थी, वहां पे मुझे ब्रेक मिला। और वहां से फिर ऊपर वाले की दया ऐसी हुई कि मैंने पीछे मुड़ के फिर कभी नहीं देखा। तो लंदन जाने का मौका मिला कंपनी के थ्रू, वहां से फिर जिंदगी का सफर थोड़ा बेटर हुआ। उद्यमिता सेक्टर के बारे में समझना चाहूंगी कि इस सेक्टर को हमेशा रोलर कोस्टर की तरह देखा जाता है, तो आपने किन मुश्किलों का इस दौरान सामना किया है और कैसे लगातार इन मुश्किलों से पार पाते हुए सफलता के नए आयाम को छुआ है? जी, तो 10 साल लगभग हो गए हमें चलाते हुए इस कंपनी को, और 10 साल में ऐसा 4 बार ऐसा हुआ है जब हमें लगा कि अब कंपनी बंद होने वाली है, कल सुबह ताला लगा देंगे। आपका एक आइडिया है कि चलो मुझे ये बनाना है,
अब उसको वैलिडेट करना कि भाई जो मेरा आइडिया है वो मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, लोगों को चाहिए नहीं चाहिए। पहले आप वो एक जर्नी पार करते हैं, फिर आपको फंडिंग चाहिए, आपको इन्वेस्टर से बात करना है, वो सबसे बड़ी जो है कड़ाई होती है। आपने फंडिंग मिल गई, आधे घंटे के लिए सुकून मिला कि वाह ठीक है फंडिंग मिल गई, सब कुछ अच्छा होगा। आधे घंटे के बाद ही आपको फिर ये फेस करना है कि भाई मेरे को टैलेंट चाहिए, प्रोडक्ट बनाना है मेरे को, ठीक है। और हम सबको पता है कि प्रोडक्ट आप सोचोगे 3 महीने में बना लेंगे, 4 महीने में बना लेंगे। असलियत यह है कि वो 4 महीने के बजाय 4 साल लग सकता है, साल भर लग सकता है। तो उस मुश्किल से गुजरो, बन गया, आपने राहत की सांस ली कि चलो जी बन गया। फिर यह है कि अब मार्केट में खरीदेगा कौन, नहीं खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। अब आप गो टू मार्केट पे जाओगे, आप कोशिश करोगे जहां जाके लोगों से बात करना, बेचना, वहां पे भी आपको लगेगा कि यार पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा। नई लर्निंग आपको होगी, जो आपने सोचा था कि मार्केट को चाहिए वो मार्केट को नहीं चाहिए। तो पहला सबसे बड़ा ये था कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया, हमें लगा कि हमने बहुत ही तुर्रमखा वाले काम किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें है, ये है। मार्केट के पास गया, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, सब बकवास है ये सब। पहला रिस्पॉन्स ये था हमारे का, बकवास है ये सब। सुनना, डाइजेस्ट करना, फिर पीछे आना कि ठीक है अब इसको मैं रिवाइज करूंगा। 4-5 रिवीजन लगे हमें टू गेट टू अ पॉइंट जहां पे मार्केट में हाँ अब ये सही है, ठीक है। आपने 4 लोगों को बेच दिया, अब उससे आपको लगा अब हो गया काम, मेरी कंपनी चलने के लिए है। बट अब अगले जो 4 लोगों को बेचने जाओगे तो उसमें पता चला नहीं हमें 10 चीजें और कमी है, इसमें नहीं होगा। तो ये रोलर कोस्टर जैसे होता है ना कि आप ऊपर से नीचे आए, जैसे आप सांस ले रहे थे फिर ऊपर चले गए, तो वही होता है कि आपने ये सॉल्व किया। अच्छा, फिर आया कि कोविड आ गया हमारा। कोविड आया कि ठीक है जी, जो सेल्स है सब कुछ डाउन हो गई। अब खर्चे तो आपके वही हैं और वो डाउन, जो सेल्स आपकी डाउन हो गई। इन्वेस्टर्स कुछ दिन बोलते रहे कि नहीं ठीक है सपोर्ट करेंगे सपोर्ट करेंगे, फिर उनका भी ये था कि भैया हमें नहीं करना सपोर्ट, तो उन्होंने हाथ हटा दिए। फिर आपके पास एक कंपनी है जहां पे आपके पास 150 लोग हैं काम कर रहे हैं और आपका जो आमदनी है वो कम होती जा रही है, और आप कहां से करोगे। फिर आप आते हो भैया कंपनी बंद करना, नहीं चला पाएंगे। फिर वहां पे भी मतलब आपको ना गिव अप नहीं करना। ये रोलर कोस्टर ये है कि आप एक चीज सॉल्व करेंगे, आपको लगेगा कि मेरा काम हो गया, विद इन अ सेकेंड दूसरा आ जाएगा आपके पास। जो आपको युवा सुन रहे हैं जो चाहते हैं एक एंटरप्रेन्योर बनना, वो संतुलन कैसे बनाएं? सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने बहुत सारा मैंने उस पर रिपीटेशन किया अपने आप को। मतलब मैं ट्रेन कर रहा हूँ, हर दिन मैं ट्रेन कर रहा हूँ कि देखो आपकी जिंदगी में 24 घंटे ही है, वो आप नहीं बदल सकते और आपको काम भी सारे ज्यादा करना है। तो एक तो सबसे पहले ये है कि आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का वो करें। दूसरा, मैंने कम से कम गीता और रामायण 4 बार पढ़ी है, और मैं इसलिए मतलब ठीक है मैं स्पिरिचुअल हूं, बट मैं उस एंगल से मैंने नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ा एक जिंदगी का एक तजुर्बा लेने के लिए, कैसे लेने के लिए। वहां से मुझे बहुत सारी चीजें सीख मिली कि जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, जब आप चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं और आपको लगता है कि यार मैं तो बस भगवान का सबसे बेकार इंसान हूं, मेरे जैसे मैंने फिर आप ना अगर रामायण या महाभारत ऐसी चीजों को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि जो ईश्वर भी जब धरती पे आया तो उसके अनुसार एक भी चीज नहीं हुई। अगर आप श्री राम जी का लो तो एक भी उनके अनुसार कुछ भी चीज नहीं हुई जो उन्होंने प्लान किया था। बट वो उसको संयम कैसे रखें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और जब आप अपने दफ्तर से आ रहे हो घर पे तो उसको वहां छोड़ के आए, लंबी गहरी सांस ले, थोड़ा सा ये एक ना एक्सेप्टेशन। आपको फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी होती है जो आप नहीं चाहते हो, लेकिन जब आप अपने आप को ट्रेन करके ऐसा कर रहे हैं कि मेरे पास मैं जा रहा हूं, मैं गड्ढे में गिरूंगा, और फिर आप गिरोगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हो क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे। तो वो ये अपने आप को ट्रेन करके रखना कि यार ये मैं जिस रास्ते पे चला हूं इसमें मुसीबतें आएंगी, इसमें सेटबैक्स आएंगे, उसमें मुझे जलील भी होना पड़ेगा, और आप मेंटली रेडी हो। फिर आप जा रहे हो तो होगा, आप दुखी होगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, और उसके हिसाब से फिर आप घर आओगे तो वो आपको जो टेंशन बोर में भर के लेके आता आदमी अपनी बीवी और बच्चों में डालता है, वो बच जाते हैं। आने वाले कुछ समय के बाद आप कैसे देखते हैं कि ये एआई ड्रिवन दुनिया कितनी हावी हो जाएगी एआई, और कैसा बदलाव देखते हैं एआई का? जी, मेरा मानना है कि दोनों ही जो ग्रुप हैं, एक जो बोलता है कि ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी और दूसरा बोलता है कि कुछ नहीं होगा, दोनों गलत है मेरे हिसाब से। मेरा अपना मानना यह है कि एआई, जैसे आप सोचिए, एक एग्जांपल बताता हूं। पहले बैंक में एक नौकरी होती थी जिसका काम केवल ये होता था कि क्लर्क के पास से जो भी कस्टमर सामने आया उसके जाके फाइल ढूंढना जहां पर रखी है कैबिनेट में, वो लाके कैशियर साहब को देना। वो एक नौकरी थी और अच्छे खासे लोग उसमें काम कर रहे थे। कंप्यूटर आते ही क्या हुआ, वो नौकरी विलुप्त हो गई, राइट। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, आपके पास बैंक में ही अगर मैं एग्जांपल लूं तो बैंक ऑपरेटर आ गया, आपका ये आ गया, 10 और जॉब निकले। तो एआई का मेरा मानना यह है कि एआई कुछ जॉब ऐसे हैं जिनको वो बोलेगा कि इसकी जरूरत अब नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे 10 और जॉब क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग
एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं। आपको ये नहीं देखना कि एआई मेरे को कैसे मुझे रिप्लेस करेगी, आपको ये देखना है कि जो मैं ये काम कर रहा हूं, अगर मैं एआई की हेल्प ले लूं तो इस काम को मैं और बेटर कैसे कर सकता हूं। अगर आपकी ये मानसिकता है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी भी कोई भी एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने इग्नोर कर दिया एआई को और आप जैसे ही काम कर रहे थे वैसे ही करते रहे, नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करी, तो हाँ एआई आपको रिप्लेस करेगा। इतना ही मेरा जो है लोगों से ये अपील है, यही है कि एआई को खतरे की तरह ना देखें, एआई को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। ये देखिए एआई को यूज करके आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई काम अगर आप 4 घंटा लगा के करते थे, अब ये देखिए कि एआई से क्या मैं वो 1 घंटे में काम कर सकता हूं। तो अडॉप्ट कीजिए, 1 घंटे में काम करना शुरू कर दिए, आपकी वैल्यू बरकरार है, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। समाज सेवा में भी आपका काफी दिल लगता है, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है और किस तरह की सेवाएं आप करते हैं? जी, उसका मैं तो बोलूंगा कि प्रेरणा तो वहां से मिली कि अगर आप कहीं नीचे से आए हुए होते हैं ना, कि जहां पे आपने खुद देखा है कि भाई गरीबी क्या होती है, और एक ना आत्मबल या आपकी जो आत्मसम्मान है, जब आपका आत्मसम्मान हजारों बार टूटता है, एक बच्चे की तरह, एक जवान की तरह, एक वयस्क की तरह, और हर जगह बहुत ही नजदीक से मैंने गरीबी और तंगी देखी है। और दूसरा ये था कि ऊपर वाले का शायद ये था, मैं भी कुछ ज्यादा ही मैंने रामायण या गीता कुछ पढ़ लिया, तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई सामने वाला किसी मुसीबत में है और मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए एक अच्छे ह्यूमन की तरह। तो वहां प्रेरणा तो वहां से मिली। और मेरा थोड़ा स्टाइल थोड़ा अलग है करने का। मेरा अपना मानना है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, और आप फोटो खिंचवा के फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो, तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली अपनी मदद कर रहे हो। आपको अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करना है कि जी हाँ जी मैं समाज सेवी हूँ। असली समाज सेवा वो होती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन मेरा एक ही वसूल है, कोई फोटो नहीं, कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं, नेकी करो, दरिया में डाल दो। असफलताओं को स्वीकार करने का जो लचीलापन है वो कहाँ से और कैसे लाते हैं? जी, कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा, जब से बच्चा पैदा हुआ है, अगर आप उसको ये दे रहे हैं अनुभव कि जिंदगी में सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जो तुम सोचोगे वो तुम्हारे सामने होगा, आ जाएगा, तो वो आप समझ लो अपने बच्चे को आप ऐसा बना रहे हैं कि अगर जब भी वो कोई सेटबैक देखेगा तो ही इज नॉट ट्रेन्ड, उसको ट्रेनिंग मिली ही नहीं कि वो कैसे सेटबैक को हट करे। तो बहुत ही आसान होता है कि अपने आप को बच्चों को कहना कि मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब जैसे मैं अपने बच्चों को, अब ठीक है मैं जो है मिट्टी के तेल वाली दिए में पढ़ा बड़ा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे उसमें पढ़ें, लेकिन मैं उनको वहाँ ले जाता हूँ, मैं उनको रेगुलर वो दिखाता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी दिखाई है। और जानबूझ के कभी कभी मैं और मेरे घर में थोड़ा बहुत तू मैं होती है हमारी श्रीमती जी से इस बात को लेके कि अब किस बात के लिए कमा रहे हो, अगर बच्चों को अब थोड़ा इसमें कर रहे हो। तो कभी होता है कि मैं फ्लाइट से जाऊंगा, नहीं ट्रेन से जाओ, नहीं टेम्पो से जाओ। मतलब ये हम माँ बाप, हमें ऐसा लगता है कि हम लाड कर रहे हैं अपने बच्चों को, बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन वो सिखाना हमारी जिम्मेदारी है बचपन से। क्योंकि अगर बचपन से बच्चे को ये आदत लगी है कि जो भी वो चाहेगा ऐसे हो जाएगा, और जिंदगी ऐसी नहीं है। आप भी दीपिका जी, आपको भी पता है कि जब आप माँ बाप से अलग होते हो, एक एक दाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, हम भी कर रहे हैं। तो वो बच्चों को हमें आदत देनी पड़ेगी सबसे पहले। दूसरी जो है सबसे चीज मुझे लगती है, एक होता है ड्राइव्स, कि व्हाट इज ड्राइविंग यू। अगर हिंदी में बात करें तो आपको आगे मतलब कि प्रेरणा क्या है आपका, क्यों आप जिंदगी क्यों जी रहे हो। एक उद्देश्य पैदा करें बच्चे में, को क्यों है। मेरा उद्देश्य ठीक अलग था कि मुझे अपनी परिवार को गरीबी से निकालना है, तो वो बहुत बड़ा उद्देश्य था। वो उद्देश्य मेरे से बड़ा हो गया था, तो मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं था। तो बहुत जरूरी है वो लचीलापन लाने के लिए, बहुत जरूरी है कि आपके अंदर एक उद्देश्य पैदा करें बच्चों के अंदर। और ये हमारा कर्तव्य है जो माँ बाप, जो बच्चे को मतलब उत्साहित करे और बच्चे को नीचे आने ना दे, और उसको मतलब वही कि सेटबैक से लड़ने का सिखाना हमें एज माँ बाप, और उद्देश्य। ये दो चीज आपके पास है तो मुझे लगता है आपको कोई नहीं रोक नहीं सकता, आप अनस्टॉपेबल है। आपकी नजर में डिग्री ज्यादा महत्वपूर्ण है या हमारा जो वास्तविक जीवन का अनुभव है उसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं कहूँगा दुर्गति है अपने समाज की इसमें की, और हम ही लोग हैं, हम आप ही इसके जो है ना जिम्मेदार है कि अरे शर्मा जी के लड़के ने तो ये कर लिया, वो पड़ोसन किया, वो हम जो है इतने ज्यादा तुच्छ मानसिकता वाले हम लोग हो गए हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि उसकी वजह से हम कितनी बड़ी समस्या क्रिएट करें हमें नहीं पता। ठीक है, तो अगर मैं आपकी बात करूं कि कौशल या वो, तो ये सब कुछ वहीं से आता जो हमने पहले शुरुआत करी। अगर आपका एक उद्देश्य है, और मैं अपने बच्चों को भी यही समझाता हूं कि अपना उद्देश्य सेट करो, लेकिन ये मत सेट करो कि मैं उद्देश्य ऐसे ऐसे जाके जाऊं। 10 रास्ते हैं, एक रास्ता ट्राई करते हैं, अगर वो नहीं पहुंचा तो आपके पास जैसे आप वहां पे रुको मत, दूसरा रास्ता ले लो। मुझे लगता है कौशल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए,
डिग्री भी होनी चाहिए, बट अगर चूज करना दोनों में तो मैं हमेशा कौशल को चूज करूँ। यानी व्यक्तित्व पर हमें काम करना चाहिए। जी, मैं 3 शब्द आपको देती हूँ और उन शब्दों के मायने क्या है आपके जीवन में वो बताइए हमें। आध्यात्म, रिश्ते और सफलता। जी, तो अध्यात्म मेरे लिए ये है कि एक जिंदगी का वो है, सहारा है आपका। जब कोई नहीं आपके साथ है, आपके माँ बाप, आपके अपने भी नहीं, आप खुद नहीं हो अपने साथ। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, जब आप खुद अपने साथ नहीं हो, अध्यात्म ही एक सहारा, जहाँ पे आपको सहारा मिलता है, क्योंकि वो आपको भटकने से बचाता है, आपको सही रास्ता दिखाता है और वो करता है। तो अध्यात्म मेरे लिए वो सहारा है। जब मैं अपने साथ नहीं हूँ तो भी जो मेरे साथ है वो मेरा अध्यात्म है। रिश्ते मेरे लिए यह है कि मुझे वो सफलता नहीं चाहिए जहाँ की मैं सफलता की सीढ़ी में बैठ के नीचे देखूं तो मुझे कोई ना दिखे। मुझे सारे वो चाहिए, चाहे मेरे कॉलेज के दोस्त हों, चाहे स्कूल वाले दोस्त हों, चाहे गली में खेलते हुए लोग हों, चाहे मेरा परिवार हो, मेरा सब कुछ। रिश्ता मेरे लिए सब कुछ है। ऐसी सफलता जिसके बदले में रिश्ता कुर्बान करना पड़े, मेरी नज़रों में सफलता नहीं है, वो एक फेलियर है। और तीसरा आपका था सफलता। तो सफलता मेरे लिए बहुत जरूरी है और सफलता का ना मतलब बहुत अलग है। मेरे अपने बेटे के लिए जो सफलता का जो वो है परिभाषा है वो बहुत ही अलग है जो मेरी सफलता की परिभाषा थी। और तो इसलिए सफलता सबके लिए अलग अलग होती है। तो मेरे लिए सफलता का मतलब यही था कि मैं एक तो अपना जो प्रण लिया था मैंने अपने परिवार और सबको निकालना। मैं बहुत ही खुश हूँ आज के डेट में कि पिताजी का मेरा सपना था कि एक साइकिल लूंगा कभी, आज वो मर्सिडीज से चलते हैं। वो सबसे बड़ा मेरे लिए सफलता का मतलब वो है। और दूसरा यह था कि दूसरों की मदद कर पाऊं जहां भी मैं कर पाता हूं। ये इसलिए नहीं कि मैं अपना परिवार छोड़ दूं, मैं इसमें भरोसा नहीं करता अपना परिवार घर सब छोड़ दो और चलो दूसरों की सेवा करना। अपनी सेवा करो, परिवार की सेवा करो, साथ में अगर कुछ कर सकते हो अच्छा तो करो। मेरे लिए वो सफलता वो चीज है। आज के युवा जो इन चीजों से भटक रहे हैं, एक कहीं की सिंपैथी की जो भावना है वो खत्म हो रही है, तो युवा पीढ़ी को आप किस तरह से इस पूरे लाइन पर संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो यह है कि अगर आप सेल्फिश तरीके से भी देखें तो अगर आप बूढ़ों को, वृद्ध दंपति या चाहे आपके दादा नाना नानी कोई भी है या आसपास का कोई है, उनको अगर आप इज्जत नहीं देते हो तो ये मत भूलना कि आज के 50 साल बाद आप भी बूढ़े हो गए। ठीक है, वो इनएविटेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है उनको देना। दूसरा ये है कि ना, मैंने ये देखा है कि जो वृद्ध लोग हैं उनसे ना आपको ज्ञान मिलता है। वो आप बैठो कभी, मैं सबको आमंत्रित करूंगा, जितने भी युवा हैं मेरे चाहे अपने हैं, उनको लगता है कि यार बूढ़े बाबा बड़े गंदे हैं, ऐसे बैठते हैं, ये वो पढ़ के बैठते हैं, उनको पसीने आ रहे। मैं कहूँगा ना, आप अगेन वहीं माँ बाप का भी अपना आता, आप बैठो कभी, उनसे जो आपको जिंदगी के वो गुण मिलेंगे ना, वो आप कहीं किताब में नहीं पढ़ सकते, कहीं आप कोचिंग क्लास में नहीं पढ़ सकते, वो जो मिलेगी। ठीक है, उनसे वो मिलती है आपको कि वो आपको सिखाते हैं कि सेटबैक्स को कैसे डील करें। हमने शुरुआत में पहले बात करी थी ना, नॉलेजेबल होती है, प्रेरणादायी होती है। तो मैं बोलता हूँ सबसे पहला ये। दूसरा, जब मैंने ये शुरू किया वृद्ध लोगों का हेल्प या वैसे करा, तो मैंने ये देखा कि उनको सही में ना एसी नहीं चाहिए, उनको बहुत अच्छे वाले कपड़े नहीं चाहिए, उनको 5 स्टार वाले खाना उनका वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। उनको जो सबसे बड़ी चीज वो जिससे वो लड़ रहे हैं ना, वो है उनका आत्मसम्मान। किसी को भी ना दुत्कार वो किसी को पसंद नहीं है। और जब भी मैं देखता हूँ ना कि कोई वृद्ध आदमी आपको मैं कभी रोड पे भी होता हूँ, देखता हूँ, वो आता है मांगने को, अरे भागो यहाँ से। वो ना वो एक मृत्यु है जो वो दिन भर में शायद 50 बार मरते हैं बेचारे। और जो केयर होम्स हैं वो भी बहुत अच्छी चीज है, वो कर भी रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। मुझे लगता है और होना चाहिए, और उसका रीजन ये है कि उसमें मुझे आत्मसम्मान पे फोकस रखना है। आज के समय में ज्यादातर युवा शिफ्ट हो रहे हैं कि हमें अपना स्टार्टअप करना है, नौकरी बहुत कम लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक मोटिवेशन, या तो लोग नौकरी नहीं छोड़ पा रहे हैं और एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि स्टार्टअप तो करना है लेकिन कैसे करना है इसका डिसीजन। तो वो इनर मोटिवेशन कहाँ से लाई जाए ताकि सफलता के एक मुकाम को छू सके लोग? जी, उसमें मैं बताऊंगा आज की पीढ़ी को आप 3 भागों में बांट सकती है। एक पीढ़ी वो है जो मध्यम वर्ग से आती है, जो कि मतलब कमाई से जिनके घर चल रहा है, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो ना रिस्क टेकिंग जो आपकी एबिलिटी है जो वो कम होती है। एक होता है कि जब बड़े घर से लोग आए हैं बच्चे, उनके लिए क्या है कि उनके लिए ठीक है बाकी सारी चीजें अपने आप ऊपर वाले ने दे रखी है, उनको बस वो सोचना है। तो वो स्टार्टअप और जो वाला ना अलग अलग पीढ़ियों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चुनौती है बेसिकली, अगर मैं बात करूं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि कुछ लोग इसलिए स्टार्टअप करते हैं कि मुझे हंसी आती है इस पे कि नौकरी करने में बहुत ही हार्ड है,
बहुत ही दिक्कत हो रही है, मुझे अपना कुछ करना है, स्टार्टअप करनी है। तो उनके लिए सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के मैसेज दूंगा, भैया अगर नौकरी 10 गुना कठिन है, जब स्टार्टअप चलाने आओगे तो वो 1000 गुना कठिन होगी। तो अगर आपका मतलब ये है, आपका उद्देश्य ये है स्टार्टअप करने का कि मुझे अब काम कम करना है, तो भैया मत करना, गलत चीज़ है ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे जल्दी से बड़ा बनना है, अमीर बनना है, इसके लिए स्टार्टअप करना है, वो भी एक तरह से एक मिथ है, टाइम लगता है। मेरी अपनी कंपनी को 10 साल लग गए, वो भी तब लगे जब मैंने अनुभव अपना 15-20 साल का अनुभव पहले लिया, उसके बाद करा तब 10 साल लग गए। ठीक है, तो मेरा यह है कि आप सबसे पहले तो अपना उद्देश्य सही रखो, क्यों आपको स्टार्टअप करना। अच्छी चीज़ है, स्टार्टअप से अच्छी चीज़ कोई है। नौकरी करके आप अपने घर का पाल पोस तो कर सकते हो, कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर तो आपको स्टार्टअप ही बनाएगी, लेकिन उसके लिए हाँ, आप मेंटली आपको तैयार होना पड़ेगा, मानसिक रूप से आपको ये तैयार रहना पड़ेगा कि बहुत कुछ मांगती है आपसे। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, एक ऐसा मंत्र देना चाहें जो जिससे मोटिवेशन ली जा सके और आगे सफलता के मुकाम को लोग छू सके। जी, मेरा जीवन का मंत्र यही है कि उद्देश्य अपना क्लियर रखें, जितनी जल्दी हो सके अपने उद्देश्य को पकड़े सबसे पहला, क्योंकि आपके पास जब उद्देश्य होगा ना तो बाकी सारी चीजें अपने आप आती चली जाएंगी। तो उद्देश्य रखें और फेलियर से ना डरे। ये आपको ध्यान रखना, जितने भी महापुरुष हुए इस दुनिया में, चाहे गांधी जी हो, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे हमारे आप किसी भी धर्म में चले जाइए, जो भी धर्म गुरु हैं या हमारे भगवान हैं, सबने आके यही दिखाया है कि जिंदगी में जब आप सोचोगे जो वो नहीं होगा, उसके उल्टा ही होगा, तो अपने आप को तैयार रखिए कि जब भी सेटबैक्स आता है, जब भी चीजें आपके अनुरूप नहीं होती, तो आप उसका स्वागत कीजिए और अपने आप को और सुदृढ़ बनाइए कि ना अब इसको और तरीके से मुझे करना है। ये 2 मंत्र अगर आप साथ रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता अपने उद्देश्य पाने में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये मंत्र देने के लिए। तो कैसा होता है अर्श से उठकर फर्श तक पहुंचने का सफर, विनोद सिंह जी ने हमें बताया कि इस यात्रा में कितनी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा, एक छोटे से मुकाम को हासिल करने में कितनी तपस्या लगती है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने विनोद जी से बातचीत करके एक सार निकालने का प्रयास किया कि आखिर में अगर आप एक बड़ी शख्सियत बनते हैं तो उसके पीछे की कहानी क्या होती है और किस तरह से इस कहानी का आप एक हिस्सा बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा खास कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।